हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं यूथ की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों आज हम करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इसके पहले दोस्तों हमने आपको 15 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट भी बना दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान आवश्यक है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, ड्राइंग बोर्ड का, पेंसिल के प्रकारों का, सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। दोस्तों ड्राफ्टमैन का अर्थ है नक्शानवीस। क्या होता है? नक्शानवीस या मानचित्रक। वह आदमी जो प्लान्स और मशीनरी संरचना आदि को खींचता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स की ड्राइंग बनाता है, आदि अन्य ड्राइंग भी बनाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ड्राफ्टमैन कहते हैं। इनको सभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ड्राइंग बोर्ड, पेंसिल प्रकारों आदि की जानकारी होनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबकोणीय प्रक्षेप में पार्श्व दृश्य किस तल पर बनता है? दोस्तों लंबकोणीय प्रक्षेप में पार्श्व दृश्य जो है ये कहाँ बनता है? तो सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर बनता है। कहाँ बनता है? सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर। लंबकोणीय प्रक्षेप में एचपी तथा वीपी प्रधान तल होते हैं। किसी अनियमित वस्तु की आकृति यदि दो दृश्यों से पूर्ण रूप से स्पष्ट न हो पाए तो इसके पार्श्व दृश्य को एक अन्य तल या सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर खींचा जाता है। सहायक ऊर्ध्वाधर तल दोनों प्रधान तलों एचपी व वीपी के लंबवत होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड का एक उदाहरण है। दोस्तों एमएस वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ होता है? तो दोस्तों CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः जो है हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल का संदर्भ देता है। ठीक है। CSS की बात करें दोस्तों तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, किसे क्या बोलते हैं? CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल विस्तारण सामान्यतः हाइपर टेक्स्ट से संबंधित है। एक वेब पेज को बनाने की तकनीक HTML के महत्वपूर्ण भाग है। HTML के इस्तेमाल से वेब पेज को आकार मिलता है और CSS के प्रयोग से नया आकर्षण, ये दोनों साथ प्रयोग किए जाते हैं। CSS के बिना हम HTML प्रयोग कर सकते हैं मगर HTML के बिना CSS का प्रयोग नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दिखाई गई BD की ऊंचाई बताइए। दोस्तों ये जो BD है इसकी ऊंचाई हमको बताना है। तो दोस्तों ABC इसको हम मान लेते हैं, CDE मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? E है। इसमें हमको BD की ऊंचाई बताना है दोस्तों। अब दोस्तों BD की ऊंचाई निकालने के लिए हम मान लेते हैं क्या, चित्र BCD में ले लेते हैं दोस्तों। हम पहले लेंगे क्या? त्रिभुज BCD में। ये BCD में क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर BD मतलब आधार बटे थोड़ी लंब बटे आधार। क्या होता है? टेन थीटा, टेन का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो BD अपॉन में BC करेंगे दोस्तों। टेन थीटा की जगह कितना दिया है हमारे पास में? 45 डिग्री। तो दोस्तों टेन 45 बराबर क्या हो जाएगा? BD अपॉन में 50। आधार कितना दिया है? 50 दिया है। तो दोस्तों टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, हमको पता है। तो BD का मान कितना निकल के आ जाएगा? 50 निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। T1 की साइज़ की टी स्क्वायर ब्लेड की लंबाई होती है। दोस्तों T1 साइज़ की टी स्क्वायर ब्लेड की लंबाई जो होती है ये होती है 1000 mm। कितनी होती है? 1000 mm होती है। अब सभी का हम देख लेते हैं। ठीक है। T0 की बात करें तो 1500 mm होती है, T1 की 1000 होती है, T2 की 700 होती है और T3 की कितनी होती है? 500 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों PDF का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। PDF को 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक छवि के रूप में दस्तावेज देखने के लिए विकसित किया गया था। इसे एडोब सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। PDF तकनीक का विकास करने वाले चार्ल्स चक गेस्की का निधन 18 अप्रैल 2021 को हो गया था। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
VLSI का पूर्ण अर्थ क्या होता है? दोस्तों VLSI का पूर्ण अर्थ होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह एक एकीकृत परिपथ है। यह अर्धचालक पदार्थ से बना हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। इस परिपथ के तहत सैकड़ों हजारों ट्रांजिस्टरों या उपकरणों को मिलाकर एक एकीकृत सर्किट बनाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो घटक है ये है मेमोरी। मेमोरी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है। ठीक है, मेमोरी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है। मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर की बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर खालिस्तान पर आधारित थे। दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो है ये ट्रांजिस्टर पर आधारित है। किस पर? ट्रांजिस्टर्स पर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थे। इसका प्रयोग वर्ष 1956 से शुरुआत हुआ था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन खालिस्तान अणु पर कार्यरत यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। तो दोस्तों ऑक्सीजन अणु पर। किस पर? ऑक्सीजन अणु पर। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन जो है ऑक्सीजन अणु पर कार्यरत यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है। वे गैसें जो वायुमंडल में उष्मा को रोक लेती है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा ओजोन आदि गैसें आती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? दोस्तों नवीकरणीय स्रोत जो है ये है संश्लेषण गैस। संश्लेषण गैस जो है एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंथेसिस या संश्लेषण गैस जिसे सिन गैस भी कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है जिसका उपयोग बिजली बनाने में की हम लोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन खालिस्तान से संबंधित है। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। किससे? सरदार सरोवर बांध से। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। भारत के 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण सरदार सरोवर परियोजना का नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्ष 1985 से विरोध कर रहा है। आर्थिक और राजनीतिक विषयों के अलावा इस मुद्दे की कई परतें हैं जिनमें इस क्षेत्र के गरीबों और आदिवासियों के पुनर्वास और वन भूमि का विषय सबसे महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन की नेता जो है मेधा पाटेकर है। मेधा पाटेकर जो है इस आंदोलन की क्या है? नेता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको m का मान कितना दिया गया है? यहाँ पे ये दिया गया है 12 किलोग्राम। कितना दिया गया है? 12 किलोग्राम। ठीक है, हमको स्थितिज ऊर्जा कितनी दी गई है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई है हमको दोस्तों? ये दी गई है दोस्तों हमको 600 जूल। कितनी दी गई है? 600 जूल दी गई है। और दोस्तों हमको क्या ज्ञात करने बोला है? एच का मान ज्ञात कर रहा है। हम जानते हैं दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? ये होता है m इंटू जी इंटू एच। क्या होता है? m इंटू जी इंटू एच होता है। दोस्तों हमको m का मान कितना दिया गया है यहाँ पे? तो m का मान दिया गया है दोस्तों 12। g का मान कितना दिया गया दोस्तों? तो g का मान हमको कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। और H हमको निकालना है। और पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना दिया गया है? 600 जूल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कितना दिया गया है? 600 जूल। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 12 से काटेंगे 5 बार में तो H हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? ये निकल के आ जाएगा 5 मीटर। कितना निकल के आ जाएगा? 5 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा? 5 मीटर। तो ऊंचाई जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम डायरेक्टली ऑप्शन को भी कर सकते थे कि देखो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो होगा नहीं ऊंचाई, क्योंकि क्या है स्क्वायर में होता नहीं है। मीटर हो सकता है। अब ये 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ये दोनों हो नहीं सकते, तो 2 ही में हमको खेल करना था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड के उस भाग का नामांकन कीजिए जिस पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है। तो दोस्तों एबोनी एज भाग पर। किस पर? एबोनी एज पर जो है टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा जो है ये है भंडारण और प्रकीर्णन। क्या है? भंडारण और प्रकीर्णन जो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा जो है दोस्तों ये है भंडारण और प्रकीर्णन। नाभिकीय परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान उत्पादित
अपशिष्ट पदार्थ को परमाणु कचरा कहा जाता है। इस कचरे में रेडियोधर्मी अपशिष्ट मौजूद होते हैं जिनसे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, अतः इनका भंडारण व निस्तारण अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि रेडिएशन ना फैले। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 60 mm तथा 30 mm लंबी भुजाओं वाला एक आयताकार तल अपने क्षैतिज तल पर 60 डिग्री कोण पर झुका है तो इसका शीर्ष अवलोकन किस प्रकार का होगा? तो ये होगा दोस्तों 30 mm भुजाओं वाला एक वर्ग। क्या होगा? 30 mm भुजाओं वाला एक वर्ग होगा। ठीक है, तब कैसे होगा इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यदि कोई आयताकार तल जिसके भुजाओं की लंबाई 60 mm व चौड़ाई 30 mm है तो इसको इस प्रकार रखें कि इसकी लंबाई वाली भुजा HP से 60 डिग्री कोण बनाए, तो ऐसी स्थिति में उसके शीर्ष दृश्य में 30 mm भुजा का एक वर्ग प्राप्त होगा, अन्य विकल्प संभव नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? दोस्तों यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? दोस्तों हम जानते हैं V समानुपाती क्या होता है? I होता है। यदि V समानुपाती I होता है तो जब इसमें वोल्टेज होगी तो धारा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। ठीक है, वह काल्पनिक रेखा जो आधार के केंद्र को एपेक्स बिंदु में मिलाती है कहलाती है। दोस्तों वह काल्पनिक रेखा जो आधार के केंद्र को एपेक्स बिंदु में मिलाती है वो कहलाती है अक्षरेखा। क्या कहलाती है? अक्षरेखा कहलाती है। सूची स्तंभ में उसके आधार के केंद्र को आगे बढ़ाने पर यदि सूची स्तंभ की सभी कोरे उस पर मिले तो वह बिंदु एपेक्स बिंदु कहलाता है तथा इस केंद्र रेखा को उस सूची स्तंभ का अक्षरेखा हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्किट डायग्राम में प्रयोग हुए चिन्हों को पहचानिए। दोस्तों तो ये प्रयोग जो चिन्ह है ये क्या है? रजिस्टर का है। किसका चिन्ह है? रजिस्टर का चिन्ह है। सर्किट डायग्राम में प्रयोग हुए चिन्हों को पहचानिए, तो ये किसका है? रजिस्टर का सिंबल है ये वाला। अगली बात करें, सर्किट डायग्राम में प्रयोग हुए चिन्हों को पहचानिए, तो ये जो चिन्ह है दोस्तों ये किसका है? कैपेसिटर का सिंबल है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।